हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको पॉलिटी और पंचायती राज दोनों के लेक्चर्स दूंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक रिवीजन मॉड्यूल की तरह ही काम कर सके, ताकि आप जो भी पढ़ चुके हैं अब तक उसको रिवाइज कर सके। अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो हमारा जो एक कोर्स है लॉन्च होने वाला है CGPSC को ध्यान में रखते हुए, जो 26 और 27 में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए फरवरी 17 से और 2 अप्रैल से। इसके अलावा अगर आपका ध्येय या आपका उद्देश्य है, एम है कि UPSC क्रैक करना है 26 या 27 में और सिविल सर्वेंट की तरह देश को सर्व करना है, तो भी हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है 17 फरवरी और 2 अप्रैल से UPSC को ध्यान में रखते हुए, जो कि 26 और 27 पेपर देना चाहते हैं। तो उसमें हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स देंगे, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्रैक कर लेते हैं तो इंटरव्यू का भी हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। ये टोटल ड्यूरेशन जो प्रीलिम्स और मेंस का होगा वो होगा 13 मंथ का, मतलब 13 मंथ एट मैक्स होगा। 12 मंथ से 13 मंथ का एक टारगेट हमारा होगा। तो चलिए अब हम रिवीजन मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था आर्टिकल 22 तक। आज हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी 23 और 24 आर्टिकल, और उसके बाद राइट टू रिलीजन यानी 25 से लेकर 28 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है ये है आर्टिकल 23 एंड 24। देखिए एक्सप्लॉइट कौन होता है? मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है। प्रताड़ित कौन होता है? ज्यादातर जो हमेशा दबा हुआ है, कुचला हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन या दबा हुआ कुचला हुआ जो क्लास होता है वो। जैसे यहाँ पे आप जब भी देखिएगा आर्टिकल 23 और 24 में, तो बेसिकली दो चीजों के बारे में ज्यादा बात करता है, ठीक है। एक तो वुमेन, दूसरा चाइल्ड। पर इसके अलावा जैसे आप देखते होंगे क्रिपल्स, ठीक है, जो या फिर अगर बोल सकते हैं ओल्ड एज पर्सन, तो इस तरह के जो लोग जो अपना काम करने में सक्षम नहीं होते उतने ज्यादा, खासकर वैसे लोगों को हम मार्जिनलाइज सेक्शन में काउंट करते हैं। और हमेशा ज्यादातर आप देखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन उनका ज्यादा होता है। तो इसीलिए आर्टिकल 23 और 24 ज्यादा फोकस करता है उन मार्जिनलाइज सेक्शंस पे जिसमें वुमेन्स, चाइल्ड, ऐसे प्रोटेक्शंस की जरूरत होती है। तो चलिए आर्टिकल 23 को देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि ये क्लॉज 1 की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा आर्टिकल 23 क्लॉज 1। क्लॉज 1 में बात करता है 3 चीजों के बारे में, ठीक है, कि हम ह्यूमन ट्रैफिक्स, ठीक है, फोर्स लेबर और बेगार को रोकेंगे। बेसिकली ये देखा जाए तो क्या होता है, ये मॉडर्न डे स्लेवरी का फॉर्म है। मतलब आप बंधक बना के लोग से काम करवा रहे हैं। तो स्लेवरी आज के टाइम में आपको इन प्रेजेंस उतनी ज्यादा क्लियरली नहीं दिखेगी, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म स्लेवरी यानी दासिता लिखा हुआ है। पर उसको हम रोकेंगे कैसे? तो ये रोकेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। यानी कि अगर इनके लिए हम लॉ लाएंगे, बोलेंगे कि ये चीजें करना मना है, ठीक है, उसके माध्यम से हमारे पास दिखेगा कि हम रोक पा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिक, फोर्स लेबर। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है। तो देखिए ह्यूमन ट्रैफिक यानी जैसे क्या होता है कि लोगों का खरीद फरोख्त। अब इसमें कौन कौन आते हैं? ज्यादातर चाइल्ड या वुमेन्स, ठीक है। वुमेन्स को आप सुने होंगे कि कई बार आपने ये सुना होगा कि कहीं जगह से छोटी बच्चियां या कम एज टीनेज लड़कियां, ठीक है, उनको दुबई या सऊदी जैसे देशों में बेचा जाता है, ठीक है। या खासकर किस लिए बेचा जाता है? उनके सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ठीक है, यानी कि सेक्स स्लेव बना के भेजा जाता है। आज के टाइम में ये मॉडर्न डे में आपको दिखेगा ज्यादा, ठीक है। चाइल्ड्स को किस लिए करते हैं? तो चाइल्ड को करते हैं, देखेंगे आप रोड वगैरह पे कई बार, कई सारे मूवीज में भी, कि चाइल्ड को लोग ट्रैफिकिंग करके क्या करवाते हैं? भीख मंगवाते हैं,
ठीक है, तो चाइल्ड लेबर करवाने के लिए बेसिकली। तो इन दोनों में मार्जिनलाइज, वैसे तो और लोगों का भी हो सकता है, पर ज्यादातर इन लोगों का होता है, वुमेन्स का, चाइल्ड का। तो इसको हम बोलते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग। ठीक है, असहिष्णु है ना, सहिष्णुता आपको नहीं दिखेगी कहीं पे भी। तो वुमेन्स के लिए, सेक्स स्लेव वगैरह बनाने के लिए, चाइल्ड के लिए, तो इनको रोकने के लिए बनाया गया है लॉ। ठीक है, दूसरा आपको दिखेगा बेगार। बेगार टर्म बहुत पहले से यूज होता है हमारे यहाँ पे, पर बेगार होता क्या है? बेगार का बेसिक मतलब होता है कि आपको आप मर्जी के बिना काम करवाना और उसके लिए कुछ भी पैसे नहीं देना। एग्जाम्पल देखते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था कि जमींदार वगैरह क्या करते थे, लैंड के लिए जैसे कभी आपको लोन की जरूरत पड़ी, तो आज के जैसे बैंक इतने ज्यादा नहीं होते थे, तो बैंक्स क्या होते थे, मॉर्गेज मांगते थे। ठीक है, आज भी मांगते हैं मॉर्गेज, पर आज थोड़ा इजी है लोन लेना, पहले के जमाने में इजी नहीं होता था। तो जो गरीब किसान या गरीब लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, जमींदारों से या धन्ना सेठों से पैसे लेते थे। तो पैसे लेने के लिए क्या करते थे कि वो लोग, जो जमींदार या धन्ना सेठ होते थे, वो उनके ऊपर ब्याज लगाते थे। और अगर आपने, अगर वो मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ी होगी, तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे लोन कंप्लीटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हुआ और कभी भी चुक नहीं पाया। ठीक है, लोन का इंटरेस्ट ही हमेशा इतना बढ़ता चला गया कि कभी भी वो लोग लोन चुका ही नहीं पाए। तो वैसे ही होता था कि मान लेते 100 रुपए का लोन लिए, वो बढ़ते 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 5,000 10,000 तक पहुंच जाता था। तब क्या होता था कि जो लोग 500 रुपए नहीं लौटा पा रहे, 100 रुपए नहीं लौटा पा रहे, वो 5,000 कैसे लौटा पाएंगे? तो अब इस केस में क्या करते थे, तो इस केस में जमींदार क्या करते थे कि उनको, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं थे, पर उनको क्या करते थे, बंदी बना लेते थे कि भैया अब तुमको, हमको पैसे पे करने की जगह पे अब तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ काम करवाऊंगा, और जो भी वैल्यू निकलेगा वही मैं समझूंगा कि तुम्हारा लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हो। ठीक है, तो बेगार होता था बेसिकली विदाउट पे। और फोर्स लेबर, टर्म से समझ में आ रहा है, फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती उसके मन मुताबिक काम नहीं करवाना। ठीक है, यहां पे क्या होता था कि मान लीजिए आपको कोई काम पसंद नहीं, तब भी आपसे वो काम करवाया जाए, तो फोर्स लेबर हो गया। आप अपनी मर्जी के बिना वो काम कर रहे हो, तो भी फोर्स लेबर हो गया। ठीक है, तो विदाउट विल होता है, बिना इच्छा के काम करना बेसिकली, इसको बोलते हैं फोर्स लेबर। या दूसरा केस में मान लेते हैं कि आपको सैलरी देना चाहिए था जिस चीज के लिए 5,000 रुपए, अब उसको मात्र 500 रुपए में आपसे काम करवाया जा रहा है, वो भी फोर्स लेबर है। ठीक है, कि पैसे कम दिए जा रहे हैं। लेस पेमेंट। तो अभी इन तीनों केसेस में आपको क्या चीजें दिख रही कि लॉ तो बन गया, ठीक है, पर ये लॉ को हम इंप्लीमेंट किसके लिए कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दो चीजों के लिए करता है, स्टेट एंड इंडिविजुअल। मतलब स्टेट करेगा तो उसके खिलाफ जा सकते हैं, या इंडिविजुअल कोई नॉर्मल इंसान भी कर रहा है। ठीक है, अगर राज्य नहीं करके, अगर जैसे मैं आपके खिलाफ करने लगूं, तो मैं तो राज्य नहीं हूं ना, मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, तो फिर मैं भी करूंगा तो भी कहलाएगा ये किस केस में, फोर्स लेबर के केस में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में। तो अब देखिए, अगर स्टेट करता है तब तो आप आर्टिकल 32 आगे बढ़ाऊंगा, तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और फिर मतलब 226 के थ्रू हाई कोर्ट और 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो मुझे बचाइए। लेकिन अगर इंडिविजुअल करेगा, तो हमने तो बोल दिया कि भैया नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको रोकेंगे कैसे? ठीक है, तो यहां से आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स राइट एक्ट। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 17 को भी इससे जोड़ा जा सकता है, जहां अनटचेबिलिटी मैंने बताया था, छुआछूत, तो वहां पे भी क्या करना था, लोगों को बचाना था। अब इंडिविजुअल वहां पे भी कर रहा था, उसके ऊपर भी रोक थी, तो वहां पे करेगा अगर, तो और यहाँ पे करेगा, तो लगभग सेम चीज यही है ना, क्योंकि आप किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो उसको रोकेंगे कैसे? आप तो बोल दिए कि नहीं करना है, मान लेते वो कर लिया, तब क्या? तो पनिशमेंट का केस होता है आपका, किसके थ्रू मिलेगा? तो ये मिलेगा पनिशमेंट इन केस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स राइट एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स राइट, पीवी
सो पीसीआर, ठीक है, पीसीआर भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। इसके माध्यम से अगर कोई इन दोनों चीजों का हनन करते हैं, यानी आर्टिकल 17 का या आर्टिकल 23 का, तो उस केस में ये दंडनीय अपराध कहलाएगा, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस। तो इस केस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल को किस माध्यम से रोका जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। प्रीलिम्स में इसके हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लॉज 2 जो है, ठीक है, क्लॉज 1 हमने देखा था, क्लॉज 2 बोलता है वॉलेंट्री सर्विसेज, मतलब आप अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। पर क्या स्वेच्छा से काम करने पर, जैसे मान लेते हैं कि कल को क्या कोई ऐसा रूल है जिसके थ्रू आपको जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है, ठीक है, फोर्स लेबर या बेगार, ठीक, उस केस में आप तब भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। तो ये होता है वॉलंटरी सर्विसेज। एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, अभी आपको मैं ऐड करना बताता हूं तो कैसे जोड़ा जाता है। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो सेम चीज आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में, जहां कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत के लिए सेवाएं देनी चाहिए, ठीक है, रेंडर द सर्विसेज। तो रेंडरिंग सर्विस कहां से आएगा? यहीं से। कल को मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आपकी जो आवश्यकता पड़ गई उसे, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको कंपलसरी वर्क करने के लिए बोल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आर्मी में जाने के लिए बोल सकता है। मान लेते हैं युद्ध की स्थिति आ गई, आर्म्ड फोर्सेस की कमी हो गई, तब उस केस में जनरल पब्लिक को भी बोला जा सकता है कि आप आके काम करिए, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये क्या होता है, ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो कहलाएगा, क्योंकि ये नीड है उस समय की, नीड ऑफ द आवर। एक टर्म सुनेंगे, नीड ऑफ आवर, उस समय की आवश्यकता है। तो ये इस कारण इसे हम कहते हैं नॉन फंडामेंटल राइट वायलेशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, ठीक। अब ये क्या होगा, ये किस केसेस में या किसको मिलेगा? तो 3-4 चीजें होती है, ठीक है। R2 C2 ये याद रखिएगा कि ओनली ऑन, मतलब 4 चीजें हैं जिनके ऊपर ही आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वॉलंटरी सर्विसेज के लिए बुलाना है तो अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदू को बुला रहे हैं, मुस्लिम को नहीं बुला रहे हैं, ठीक है, या फिर मुस्लिम को बुला रहे हैं, हिंदू को नहीं बुला रहे हैं, सिख को बुला रहे हैं, ईसाई को नहीं बुला रहे हैं, धर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो R2 यानी रिलीजन, धर्म, और दूसरा R2 होता है रेस यानी नस्ल। अब C2 देखिए, C2 क्या होगा? कास्ट और क्लास। ये 4 चीजें हैं जिनके बिना पे आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते, यानी लिंग के बिना पे आप कर सकते हैं। यहां पे आर्टिकल 15 वाला हिसाब मत रखिएगा कि वहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ था तो वहां पे भी हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे रिलीजन, रेस, क्लास, कास्ट, ये 4 चीजें दी हुई। R2 C2 से आप याद रख सकते हैं, या R² C², जैसे भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इनके बिना पे, मतलब अगर आप धर्म के बिना पे अगर वॉलंटरी सर्विस आप दे रहे हैं सर लोगों को कि करना है आपको, तो उस केस में रिलीजन मैटर नहीं करेगा, कोई भी हो सकता है, किसी को बुला सकते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कहीं अचानक बाढ़ आ गई, NDRF या SDRF की टीम कम पड़ रही है, तो लोगों से सरकार बोल सकती है कि आपको वहां पे लोगों की हेल्प करनी है, बाकी लोगों की जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में, युद्ध के केस में, ऐसी जगहों पे आपको सर्विस रेंडर करना पड़ सकता है, और वो आपको बिना पेमेंट के करना पड़ सकता है, पेमेंट नहीं मिलेगा। पर एक और चीज है, याद रखिएगा, अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला, ठीक है, टर्म सुने होंगे कि जेल में बामुशक्कत आपको सजा सुनाई देती है या सश्रम सजा सुनाई देती है, ठीक है। 2 तरीके का होता है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट कि सिंपल आपको बस बंदी बनाया गया है, और दूसरा होता है रिगरस। तो जब रिगरस है, इसका मतलब है कि आपको सश्रम, काम के साथ आपको वहां पे रहना होगा, मतलब काम भी करना होगा। तो जब आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट करते हैं तो इस केस में भी आपको क्या होगा, एक मिनिमम वेज गारंटीड रहेगा। सेम केस आपको बेगार में और फोर्स लेबर में मिलता है, ठीक है। उसके माध्यम से आप बेगार और फोर्स लेबर से बच सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया कि आप सिविल राइट एक्ट के थ्रू भी बच सकते हैं,
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इसके अलावा मिनिमम वेज का एक प्लान होता है कि इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए आपके श्रम के हिसाब से, तो वो उससे आप क्या बच सकते हैं, फोर्स लेबर से या बेगार से। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट आपका फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपका हनन ना हो मौलिक अधिकारों का, उसका बचाव करती है। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 24। चलिए, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या है, फैक्ट्री के अलावा और भी चीजें। देखिए, शुरुआत में हुआ था जब ओरिजिनल था तो वहां पे हैजार्डियस चीजों को माना गया था कि जहां पे, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं जहां बम बनते हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह, ठीक, इसके अलावा कोई केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल वर्क हो रहा है, पेंट वाला जॉब हो रहा है, लेदर का काम हो रहा है, तो जहां पे नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो वैसी जगहों पे 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय करना गलत माना जाता था, इलीगल माना जाता था। ठीक है, एकदम गलत होता था कि अगर सरासर पनिशेबल ऑफेंस कहलाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल के हमें देखने को मिला कि सिर्फ हैजार्डियस नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या ढाबा में जो काम कर रहा है तो वो भी तो गलत है ना, उसका बचपन तो छीन रहा है बच्चे का। तो ये सब चीजें भी बाद में आई, इसीलिए ईटीसी टर्म जोड़ दिया गया। चलिए, इसको मैं और डिटेल में बता दूं। पहले जब हम अंग्रेजों के टाइम में देखते तो अंग्रेजों में भी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट था, तो उस केस में एज माना जाता था 15 साल। 15 साल या उससे कम के बच्चों को बच्चा मान के उनसे काम करवाने पे रोक थी हैजार्डियस वर्क में। ठीक है, तो हैजार्डियस में, माइंस में तो हैजार्डियस है, माइन के अंदर जाना आना, ठीक है, बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फैक्ट्रीज में भी ऐसी जगहों पे जहां पे डेंजरस ज्यादा होती है, तो अब सारी फैक्ट्री को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री सीटीसी। अब यहाँ पे ध्यान आता है कि देखिए, अब ये तो हो गया, तो इस हिसाब से क्या ईटीसी में जो बच्चे जॉब करते हैं मम्मी पापा के साथ, ठीक है, जैसे मान लेते कोई ठेला चलाता है कोई आदमी, लेकिन उसका बच्चा उसके साथ आके उसके ठेले में काम कर रहा है साथ में, तो क्या वो भी इसके अंदर में आएगा? ठीक है, जो बच्चे टीवी पे या मूवीज में एक्टिंग करते हैं क्या वो इसके अंदर में आएंगे? तो नहीं, वो एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, अपवाद होता है। अपवाद दो तरीके, ऐसी चीजें जो इनोसेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें बुराई नहीं है, ऐसी चीजों में अलाउड है। पर इसके लिए भी रूल है। 2006 के बाद, आफ्टर 2006 ये माना गया कि भैया काम करवा तो रहे हो, लेकिन क्या उसका बचपना बचा हुआ है कि नहीं, उसे खेलने का मौका मिल रहा है? क्योंकि आरटीई आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बाद क्या उसे पढ़ाई का मौका मिल रहा है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, आर्टिकल 21A मैंने बताया था, जिसमें बोलता है कि हर बच्चा जो 14 साल 6 से 14 साल के बीच का है उसे पढ़ाई करना आवश्यक है। ठीक है, पढ़ाई करवाने का जिम्मेदारी किसका है? सरकार का। तो सरकार कैसे करवाएगी? तब वो रूल बनाती है कि कोई भी इंसान अगर काम करवा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम अपने परिवार के किसी बच्चे को जो 14 साल से कम का है उसको अपने काम में लगाते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग क्या लड्डू बनाने का काम होता है, ठीक है, तो लड्डू बनाने के काम में साथ में लगाते हैं, तो लेकिन उसको पहले पढ़ने देना होगा। तो वो कब कब काम कर सकता है? आफ्टर स्कूल आवर, जब स्कूल उसका खत्म हो जाता है, या वैकेशंस के टाइम में, छुट्टियों के टाइम में। ठीक है, तभी आप काम करवा सकते हैं। तो इसीलिए जब मूवीज वगैरह देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे जिसमें बच्चों का प्रोग्राम्स आता है, तो वहां पे भी जो बच्चे होते हैं उनका बाकी टाइम में पढ़ाई होता है। ठीक है, उनका प्रोग्राम जो उनका ट्रेनिंग वगैरह होता है वो होता है आफ्टर स्कूल आवर्स। तो ये रूल है गवर्नमेंट का। तो ये था हमारा आर्टिकल 24। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे इसको बचाव का कौन करता है, ये सारी चीजें। तो एक चीज बता दूं कि एक नॉन गवर्नमेंटल मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हम जानते हैं NCPCR, ठीक है, या SCPCR, ठीक, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट, ठीक है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इनके माध्यम से। ये कब बना था? ये 2005 में बना था। इसके माध्यम से बचाव होता है बच्चों का,
ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों को बचाव करना का मतलब क्या है कि देखिए ये सब तो चीज ठीक है, हम उनको रोक सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि इस तरह के केस में दो चीजें और होती है। कई बार ये कल्प्रिट भी तो हो सकते हैं ना बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए, और अगर बच्चों का बचाव करना कि कोई और उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, तो उसके लिए क्या रहना है, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, CWB। तो वो लोग उनको बोलते हैं हम चिल्ड्रंस कोर्ट की तरह, ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट बोलते हैं उसे। तो इस तरह से हम बच्चों का बचाव करते हैं किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में जिसमें उनका नुकसान होने का चांसेस होते हैं। चलिए ये तो हमारा राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। उम्मीद करता हूं आपको राइट टू एक्सप्लॉइटेशन समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये चीजें अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझसे 10 बजे से शाम 7 बजे तक आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फोन करके। इसके अलावा अगर आपको मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो, आपको कोई डाउट हो, मुझसे मेंटरिंग चाहिए, या हमारे साथ जो जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन में और स्टाफ है उनके साथ किसी से मेंटरिंग चाहिए, तो दिए हुए एड्रेस पे आप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया तो, शेयर करें उन लोगों के साथ जो यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलते रहे। चलिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।